You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of DLED 4th semester. In last video, I taught you the topic conjunction, correlative conjunction of chapter 6. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today the topic is subordinating conjunction. आपका टॉपिक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। यहाँ पर इसके पूर्व आपने कोरिलेटिव कंजक्शन के संबंध में और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के संबंध में आपने स्टडी किया था, और इसके अंतर्गत आपको जो है ध्यान दीजिए कि सबऑर्डिनेटिंग जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है, और प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो दो वाक्यों और दो क्लॉज को जोड़ने का कार्य करता है। देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ कंजक्शन। ये कंजक्शन का यह थर्ड प्रकार है, नोन एज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। टेक लुक एट दीज सेंटेंसेस। आप जो है निम्न सेंटेंसेस पर जो है ध्यान दें। आई गॉट अप लेट बिकॉज आई डिड नॉट हियर द अलार्म। मैंने जो है लेट उठा क्योंकि जो है मैं अलार्म को सुन नहीं पाया था। ही इज सैड, वह दुखी है, सिंस ही है लॉस्ट द रेस, चूँकि वह रेस को खो गया। वह दुखी है क्योंकि वह जो है रेस को खो गया। दिव्या जम्प्ड विथ जॉय। दिव्या जो है प्रसन्नता से कूद गई, प्रसन्नता से उछल गई। व्हेन काशी गॉट द प्राइज, जब काशी ने जो है पुरस्कार को प्राप्त किया। यहाँ पर सेंटेंस में जो है आप ध्यान से देखेंगे कि दो खंडों में विभाजित है। इन द एबव एग्जाम्पल्स देयर आर टू पार्ट्स। यहाँ पर दो भागों में है, टू क्लॉजेज इन ईच सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। आई गॉट अप लेट, यहाँ तक आपका एक खंड है। बिकॉज जोड़ने का कार्य कर रहा है कंजक्शन का। आई डिड नॉट हियर द अलार्म। सेकेंड में जो है सिंस ही सैड, सिंस ही है लॉस्ट द रेस, तो ही सैड यह एक सेंटेंस है। सिंस जो है संयुक्त करने का काम है, कंजक्शन का काम करा है, यह लॉस्ट द रेस। और दिव्या जम्प विद जॉय, व्हेन के पूर्व जो है आपका यह एक सेंटेंस है, और काशी गॉट द प्राइज यह आपका दूसरा सेंटेंस है। लेकिन इस तरीके से जो है ये कंजक्शन के रूप में जोड़े गए हैं। और यदि इस सेंटेंस को स्पष्ट रूप से देखा जाए तो आई गॉट अप लेट है, और बिकॉज आई डिड नॉट हियर द अलार्म मैं कहूँ तो इसका मतलब है बिकॉज के पहले कुछ सेंटेंस है जो कि अस्पष्ट है, जो कि लिखा नहीं गया है। इसका मतलब यह एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, अर्थात यह क्लॉज है। ये जो है जोड़ने का काम करता है। नोट इन ऑल द एग्जाम्पल्स, ये सारे उदाहरण में सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड अपॉन द फर्स्ट इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल। तो सारे उदाहरण में सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेकेंड पार्ट है अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, डिपेंड अपॉन द फर्स्ट, वो प्रथम क्लॉज पर निर्भर रहता है। इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल, वह सार्थक बनाने के लिए। सेकेंड पार्ट जो है डिपेंड करता है फर्स्ट पार्ट पर। सच क्लॉजेज आर नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ऐसे क्लॉज को जो है हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में जानते हैं। द कंजक्शन दैट ज्वाइन सच ए क्लॉज टू मेन क्लॉज, यहाँ पर जो है ये कंजक्शन जो है वो ज्वाइन करता है, मेन क्लॉज से वो ज्वाइन करने का कार्य करता है। द कंजक्शन दैट ज्वाइन सच ए क्लॉज टू मेन क्लॉज द नोन एज द सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और यह कंजक्शन जो ऐसे क्लॉज से मेन क्लॉज में जोड़ता है, वह कंजक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में जाना जाता है। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस में जो है अंडरलाइन वर्ड पर जो है आप ध्यान दें। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर पीटर विल नॉट रिटर्न। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर पीटर विल नॉट written. The word underlying the sentence
कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो अंडरलाइन सेंटेंस जो है आपको कर सकते हैं यहाँ से लेकर के पीटर रिटर्न तक, इसमें कर सकते हैं 2 पार्ट हैं। इट इज इनफॉर्चुनेट, यह एक पार्ट है। फिर क्या है, दैट, ये एक पार्ट है। इसके बाद मिस्टर पीटर विल रिटर्न, ये एक पार्ट है। हेंस इट इज ए कंजक्शन, यहाँ पर जो है दैट इज कंजक्शन। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इसके कंजक्शन के जो प्रकार हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एज फॉलो। मीनिंग के अनुसार इसको जो है निम्न ढंग से वर्णन किया सकता है। फर्स्ट आपका टाइम, टाइम के अंतर्गत जो है आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सून एज, व्हाइल, अनटिल, एज, सो लॉन्ग एज, टिल, ये जो है आपके टाइम कंजक्शन के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में टाइम के अंतर्गत आते हैं। जब आपके 2 खंड आए और 2 खंड ऑप्टर से जुड़े हो तो स्पष्ट है कि वह आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जिस तरीके से हम कर सकते हैं, आई हैड डन दिस वर्क, आई हैड डन दिस वर्क आफ्टर यू केम। तो आफ्टर यू केम आपका एक सेंटेंस है, आई हैड डन माई वर्क एक सेंटेंस है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही वेंट, उसके जाने के पहले मैं अपना काम कर चुका था, तो ही वेंट आपका एक क्लॉज है। और आई हैड डन माई वर्क ये आपका दूसरा क्लॉज है। सिंस इट इज 10 मिनट्स, 10 मिनट हो गया। सिंस वी मेट, जब से मैं मुलाकात किया हूँ। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि सिंस जो होता है एक टाइम का भी बोध करता है और सिंस जो है एक रीजन का भी बोध करता है, लेकिन यहाँ टाइम का बोध है। एज सून एज, ज्यों ही, व्हाइल, अनटिल, एज सो लॉन्ग एज, टिल इत्यादि जो है इस प्रकार से टाइम क्लॉज के अंतर्गत है। जब वाक्य में आपको कर सकते हैं ये शब्द आपको जुड़े हुए मिले और उसके लेफ्ट एंड राइट 2 क्लॉज आया हो तो निश्चित रूप से एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट होगा और यह आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। आपका सेकेंड पार्ट है पर्पज इन ऑर्डर दैट, लेस, सो दैट, दैट। जब वाक्य में इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हुआ हो, लेट से जुड़ा हो, हाँ लेस्ट में प्रयोग में कर सकते हैं। डू वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, तो ध्यानपूर्वक आप कार्य करें, कहीं ऐसा हो कि असफल हो जाए। सो दैट ही वर्ड हार्ड, सो दैट ही गॉट गुड मार्क्स, ही माइट गेट गुड मार्क्स। इस तरीके से आपको यहाँ पर्पज का उदाहरण यहाँ पर दिया सकता है। तो इस तरीके के कर सकते हैं, यदि खंड आते हैं तो उसे हम जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। यह आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो है पार्ट या प्रकार बताए जा रहे हैं। थर्ड आपका जो है काज है। काज मीन्स होता है कारण। यहाँ पर जो है बिकॉज, सिंस और एज। बिकॉज कारण होता है। ही वाज इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। यहाँ बिकॉज जो है कारण का बोध कर रहा है। सिंस ही वाज इल ही डिड नॉट कम टू स्कूल, तो सिंस का प्रयोग जो है यहाँ पर चूँकि वह बीमार था इसलिए जो है वह नहीं आया। एज, सिंस के ही रिलेटेड एज का भी प्रयोग किया सकता है। कंडीशन, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, अनलेस, इफ, एज, वेदर, ये जो है कंडीशन जो है आपका शर्त होता है। प्रोवाइडेड इफ के रूप में होता है, अनलेस बने होता है, इफ का नेगेटिव होता है, वेदर का प्रयोग होता है। वेदर के साथ जो है आप आर का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन को दर्शाता है। रिजल्ट ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ इफेक्ट सो डॉट डॉट डॉट, जहाँ पर कर सकते हैं सो डॉट 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 दैट का प्रयोग आया हो तो ऐसे सेंटेंस को रिजल्ट और इफेक्ट कहते हैं। ही वर्क सो हार्ड, वो इतना कठिन परिश्रम किया, दैट ही गॉट गुड रिजल्ट, वो एक अच्छा परिणाम पाया। तो इस तरीके से यहाँ पर सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग जो है रिजल्ट के लिए है। मैनर का प्रयोग है एज, सो फार एज, अकॉर्डिंग, एज इफ, या आपका कर सकते हैं ये भी मैनर के लिए है। कंसेशन इकट्ठा, दो, ऑल दो,
हाउ एवर, नॉट विथ स्टैंडिंग, एज, इवन इफ, वॉट एवर, विच एवर, ये सब जो है आपके उदाहरण हैं। विशेष रूप से ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो है ये उदाहरण दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कर सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार में आया है, इन सब के कंजक्शन को आप निगाह में रखें। जैसे आपका टाइम है, आपका पर्पज है, आपका काज है, कंडीशन है, रिजल्ट है और कंसेशन एंड कंट्रास्ट है। ये सारे के सारे जितने भी इसके काइंड्स दिए गए हैं वह ये आते हैं, तो उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। पंक्चुएशन विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के पंक्चुएशन है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जो पंक्चुएशन है, इंडिपेंडेंट क्लॉज अर्थात जो स्वतंत्र क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, सेंटेंस रूप में अकेला आ सकता है। फॉर एग्जांपल, रेखा गोज टू स्कूल, यहाँ पर जो है यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है। एडिंग ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विल ऑटोमेटिकली मेक द क्लॉज डिपेंडेंट, ये कह सकते हैं कंजक्शन इसके साथ जो है जोड़ा जाए तो वह डिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन रेखा गोज टू स्कूल, अब यह कह सकते हैं डिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट पहले था, लेकिन जब उसमें व्हेन आ गया, आफ्टर आ गया, बिकॉज हो गया, तो यह इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब यह किसी दूसरे क्लॉज पर जो है आश्रित है। इफ द डिपेंडेंट क्लॉज इज प्लेस्ड एट बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यह बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हो सकता है। द डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय कॉमा, और डिपेंडेंट क्लॉज को कर सकते हैं, इसको जो है कामा लगा करके अलग किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रेखा गोज टू स्कूल, कामा शी गोज टू मार्केट, वो बाजार जाती है। रेखा अपने स्कूल जाने के पश्चात वो बाजार जाती है। इफ द डिपेंडेंट क्लॉज इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और यह कह सकते हैं एंड ऑफ द सेंटेंस, जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये सेंटेंस के अंत में रखे जाते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज नो कॉमा नेसेसरी, डिपेंडेंट क्लॉज जब रहेगा तो वहाँ पर कॉमा लगाना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल, रेखा गोज टू मार्केट आफ्टर शी गोज टू स्कूल, स्कूल जाने के पश्चात रेखा जो है मार्केट जाते हैं। तो जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि आपका जो है कंजक्शन शुरू में है तब तो वहाँ पर कॉमा लगाने की आवश्यकता होती है, और अदरवाइज जब वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाक्य के बीच में आए, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज आए, तो वहाँ पर कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। If dependent clause is put in the beginning of the sentence, comma is necessary, यदि डिपेंडेंट क्लॉज जो है पहले आए तो कॉमा वहाँ लगाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, आफ्टर रेखा गोज टू स्कूल शी गोज टू मार्केट। सम रिमेम्बरिंग पॉइंट, यहाँ पर कुछ याद करने योग्य बातें हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, समान महत्व के दो क्लॉजों को इसके अंतर्गत जोड़ते हैं। जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, और उसके साथ कर सकते हैं जोड़ने वाले जो शब्द हैं, जैसे आपने पीछे के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कर सकते हैं प्रकार होते हैं, उसमें आपका कम्युलेट होता है, जोड़ने वाले शब्द, इसके बाद एडवर्जेटिव होता है, विक्रियार्थक, इसके बाद अल्टरनेटिव होता है, विकल्प, इसके साथ कर सकते हैं अल्टरनेटिव होता है, परिणाम। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए कर सकते हैं दिखाया गया है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो है ये दो समान कर सकते हैं स्तर के महत्व के जो है जोड़ने के क्लॉज प्रयोग किए जाते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन और पेयर ऑफ कंजक्शन दैट टुगेदर कोऑर्डिनेट टू क्लॉजेज, यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए दो क्लॉज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको समान पद रखने के लिए
साथ साथ जो है दो शब्द के साथ में आते हैं, जैसे आइदर आर, नाइदर नार, ये जो है आपके वेदर आर, ये कोलेटिव कंजक्शन के उदाहरण हैं। सब ऑर्डिनेटिंग आर यूज टू ज्वाइन डिपेंडेंट क्लास टू इंडिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है ये कह सकते हैं ज्वाइन करता है डिपेंडेंट क्लास से इंडिपेंडेंट क्लास की तरफ। While is a subordinating conjunction usually of time but sometimes of contrast। while एक ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसमें टाइम का भी प्रयोग होता है और कंट्रास्ट का भी प्रयोग होता है। स्ट्राइक आयरन व्हेन आयरन इज हॉट। आयरन को जो है स्ट्राइक करो, चोट मारो, आयरन इज हॉट जब यह हार्ट हो। शोइंग यहाँ टाइम है, टाइम को शो करता है। रमन वर्ड व्हाइल दीपक वाज आइडली अवे। रमन काम कर रहा है जबकि दीपक जो है आइडली है, आलसी बन रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह व्हाइल जो है डबल वर्क कर रहा है, एक टाइम का टाइम शो कर रहा है, एक कंट्रास्ट को बता रहा है। हाउएवर व्हेन इट इज कोऑर्डिनेटिंग, ये कोऑर्डिनेटिंग है, इट स्टैंड अलोन, जब यह अकेला होता है, एंड जनरली प्लेस समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। यह कह सकते हैं कहीं मध्य, वाक्य मध्य होता है। व्हेन इट इज सबऑर्डिनेटिंग इट टेक्स सम ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आफ्टर इट, तो इसके साथ कोई न कोई ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आता है। द होल क्लास वाज प्रेजेंट, संपूर्ण क्लास प्रेजेंट था। ही हाउएवर केप्ट अवे, ही हाउएवर केप्ट अवे, फिर भी कह सकते हैं वह बहुत दूर रहा। हाउएवर पुअर ही में बी, बच्चा कितना भी कर सकते हैं गरीब हो, ही इज नॉट गोइंग टू बेग, लेकिन वो भीख मांगने नहीं जा रहा है। ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन है। जब वाक्य के शुरू में हाउएवर का प्रयोग आए तो वहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब जो वाक्य बीच में इसको जोड़ने का काम करे तो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। स्पष्ट हुआ कि हाउएवर भी आपका कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दोनों क्लास का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से व्हाइल टाइम और व्हाइल कंट्रास्ट का प्रयोग होता है। सिंस एज कंजक्शन मीन्स फ्रॉम एंड आफ्टर द टाइम, अर्थात आप समय से, समय के बाद। ये कंजक्शन व्हेन इज प्रीसीडेड बाय वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग जो है एंड फॉलोड बाय वर्ब इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो है यह फॉलो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट टाइम का जो कंजक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो है अनुसरित होता है। अर्थात सिंस जब वाक्य में आए तो उसके साथ प्रेजेंट रहेगा और पास्ट रहेगा, या प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। इट इज नाउ 2 weeks सिंस माई स्कूल ब्रोक अप फॉर द हॉलीडे। जैसा कि आपने देखा कि जब सिंस का प्रयोग आता है तो सिंस के प्रयोग में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है। जैसा कि इट इज नाउ 2 weeks, 2 सप्ताह हुए, सिंस माई स्कूल ब्रोक अप फॉर द हॉलीडे, अर्थात छुट्टी के जो है मेरे स्कूल के कह सकते हैं हॉलीडे जो हुई, और तब से कह सकते हैं आप 2 सप्ताह बीते हुए हैं। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस ए सन वाज बॉर्न टू यू, आपको एक पुत्र पैदा हुआ है, अर्थात जब से आपका एक पुत्र पैदा हुआ है। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, बहुत सी बातें घटित हो चुकी हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि सिंस के पश्चात आपका पास्ट इंडेफिनिट है और उसके पहले आपका प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पर सिंस के पश्चात आपका पास्ट इंडेफिनिट है और इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट के साथ प्रयोग किया जाता है। अनलेस, अंटिल, लेस्ट। अनलेस सो कंडीशन, अंटिल मीन्स अप टू द टाइम एंड लेस्ट मीन्स सो दैट पर्पज। इसका अर्थ यह है कि अनलेस जब आएगा तो एक कंडीशन के रूप में, जब तक कि नहीं, अंटिल का टाइम जब तक कि नहीं, लेस्ट आपका पर्पज का बोध करता है।
आई कैन नॉट ओपन द बॉक्स, मैं बॉक्स को ओपन नहीं कर सकता हूँ अनलेस यू गिव मी द की, जब तक आप मुझको चाबी नहीं देंगे। तो तब तक मैं बॉक्स को नहीं खोल सकता जब तक आप चाबी नहीं देंगे। तो यहाँ अनलेस जो है जब तक नहीं कंडीशन की बात है। इफ़ यू डू नॉट गिव मी की, यदि आप मुझको चाबी नहीं देते हैं तो आई कैन नॉट ओपन द बॉक्स, इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन नॉट ओपन द बॉक्स इफ़ यू डू नॉट गिव मी द की, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैं जो है बॉक्स को ओपन नहीं कर सकता इफ़ यू डू नॉट गिव मी द की, यदि आप मुझको चाबी को नहीं देते हैं। टेक क्विनिन रेगुलरली लेस्ट यू शुड गेट मलेरिया, टेक क्विनिन अर्थात क्विनिन को लीजिए नियमित, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, यू शुड गेट मलेरिया, आप मलेरिया ग्रसित हो जाओ या मलेरिया हो जाए। टेक क्विनिन रेगुलरली सो दैट यू डू नॉट गेट मलेरिया, और नियमित रूप से क्विनिन को आप जो है लीजिए ताकि जो है आप मलेरिया, यू डू नॉट गेट मलेरिया आपको न हो। यह आपका जो है अनलेस अनटिल और लेस्ट का प्रयोग में है। ए लैंग्वेज, जब तक इट एक्सप्रेसेस पीरियड ऑफ टाइम, यह भी आपका पीरियड ऑफ टाइम को बोध करता है। ए लैंग्वेज द रेन कंटिन्यू, जब तक बारिश हुई, वी मस्ट स्टे इंडोर्स, तब तक हम घर के अंदर अवश्य रहे। तो ए लैंग्वेज द रेन, जब तक का यहाँ भाव है। फिर बिकॉज सिंस फॉर ऑफ दिस कंजक्शन, इन कंजक्शन से बिकॉज शो द स्ट्रॉन्गेस्ट काज, यहाँ पर जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काज को दर्शाता है, और फॉर द वीकेस्ट, और फॉर जो है सबसे वीकेस्ट को दर्शाता है, और सिंस कम बिटवीन टू, और सिंस जो है इन दोनों के बीच के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात तीनों का अर्थ सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। अत्यधिक कारण दर्शाने के लिए बिकॉज, उससे कम दर्शाने के लिए कह सकते हैं आपका फॉर, और इन दोनों के बीच में दर्शाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इस तीनों का अर्थ जो है बिकॉज अर्थात क्योंकि के लिए ही प्रयोग किया जाता है। एज इज यूज्ड ए मैनर लाइक इज नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ टू एज, एज का प्रयोग जो है मैनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाइक इज नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ एज, एज के स्थान पर जो है लाइक का प्रयोग नहीं किया सकता है। ही स्पीक एज हिज ब्रदर डज, वह बोलता है जैसा उसका भाई बोलता है, अर्थात वह उसी तरीके से बोलता है जैसा कि उसका भाई बोलता है। यहाँ पर एज की जगह पर नॉट लाइक अर्थात लाइक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपका जो है नेक्स्ट है एज। सो एज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इक्वली, इक्वलिटी अर्थात इक्वलिटी को दर्शाने के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। बट सो यूज टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट, और इसको कंट्रास्ट को दर्शाने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से स्पष्ट है, ही इज एज हैप्पी एज हिज मदर, इक्वलिटी है, वह प्रसन्न है जितना उसकी माँ प्रसन्न है। अर्थात जब एज से समानता का बोध कराया जाए और उसके साथ में एज या सो एज का प्रयोग आए तो निश्चित रूप से वह इक्वलिटी के रूप में होता है, और यह एज का प्रयोग कर सकते हैं विशेष रूप से यहाँ पर कंट्रास्ट के रूप में, इक्वलिटी के रूप में होता है। जैसे हम कह दिया ही इज हैप्पी एज ही मदर, उसी तरीके से हम कह सकते हैं ही इज सो स्ट्रांग एज मोहन, वो इतना कह सकते हैं स्ट्रांग है जितना कि मोहन है। ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, वो इतना बुद्धिमान है जितना उसका भाई है। इस तरीके से आपका जो है इक्वलिटी को दर्शाता है। और यह कंसेशन यह जो है आपका मैनर के रूप में आता है। ही नॉट सो ओल्ड एज ही लुक्स, वह कह सकते हैं इतना वृद्ध नहीं है एज ही लुक्स, जितना वह दिखाई देता है। अर्थात यह आपका एक कंट्रास्ट है। तो इस तरीके से आपने कर सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के संबंध में आपने जो स्टडी किया, इसमें विशेष रूप से कर सकते हैं आपको दिए गए वाक्यों में जो कंजक्शन हैं उन कंजक्शन को जो है बराबर आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी इसको पहचानने के लिए वाक्य को दिया जाता है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोरिलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत है, क्योंकि आपका जो कोरिलेटिव कंजक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और यदि आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है।
आपका जो है लास्ट बिंदु है। Than is as subordinative conjunction usually introduces an elliptical sentences। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलिप्टिकल सेंटेंसेस दिया है। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पर वाक्यों में कह सकते हैं कुछ बातें छिपा दी गई हों या लुप्त पद के रूप में आई हों, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ही इज स्ट्रांगर देन आई। अब यहाँ पर एम को जो है बोलने की आवश्यकता नहीं है, एम जो है लुप्त पद के रूप में है, ही स्ट्रांगर देन आई। इसका तात्पर्य है कि वह मजबूत है मेरी अपेक्षा, तो देन आई एम, ये आपका दूसरा खंड जो है आई एम स्ट्रांगर से मतलब है कि मैं जितना मजबूत हूँ उससे अधिक मजबूत हुआ है। आई लव यू बेटर देन हिम, मैं आई लव यू बेटर, मैं तुम्हें बेटर प्रेम करता हूँ, अधिक प्रेम करता हूँ, देन हिम मैंने उससे, अर्थात उससे जितना प्रेम करता हूँ उससे अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर आई लव यू बेटर देन हिम, तो इसका तात्पर्य आई लव यू बेटर और देन हिम उससे अधिक, तो देन आई लव हिम, तो जितना मैं उससे प्रेम करता हूँ उससे कहीं अधिक जो है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो देन आई लव हिम, यह आपका कह सकते हैं इलिप्टिकल के रूप में दिखाया गया है। आई लव यू बेटर देन ही, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह ऑब्जेक्ट के लिए था, तो यहाँ यू और हिम से रिलेशन बन रहा था। आई लव यू बेटर देन ही, आई लव यू बेटर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, देन ही उससे, उसकी अपेक्षा, तो आई लव यू बेटर देन ही, तो देन ही लव्स यू, अर्थात वह जितना प्रेम तुमसे करता है उससे कहीं अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यहाँ आई का संबंध जो है ही से, यहाँ सब्जेक्ट के लिए कंपेयर है और यहाँ पर यू और हिम के लिए कंपेयर दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर यू और हिम के लिए है तो देन आई लव हिम हुआ, और यहाँ पर कर सकते देन ही लव्स यू, अर्थात ही लव्स यू, वह तुमसे प्रेम करता है। तो स्पष्ट हुआ कि सेंटेंस को जो है कंपेयर करते समय यहाँ पर जो खंड जो है आपको इसमें पूर्णतया नहीं दिया रहता है उसे हम इलिप्टिकल बोलते हैं। इलिप्टिकल आपको सेंटेंस कहलाते हैं। यह कह सकते हैं केवल मात्र भाव अर्थ समझ लिया जाता है और इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझने के लिए इसका प्रयोग किया सकता है। यह आपका टॉपिक जो आपने स्टडी किया, इसमें विशेष करके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के संबंध में जो कुछ भी बातें थी आपने अध्ययन किया, और नेक्स्ट टॉपिक में आपका टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। थैंक यू।